हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में जो टॉपिक किए थे सॉल्युबिलिटी वाले, वो बहुत इजी थे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो हम जो कह सकते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती हैं? द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बट जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि किस टाइप का हमने लिया है, सॉल्यूट, एसिड, बेस, सॉल्ट, वटेवर जो भी हम ले रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी which depends upon the number of solute particles dissolved in given amount of solvent। बट अभी मैंने बताया डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ solute एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट में, लेकिन डिपेंड नहीं करता कि किस टाइप से हमने उसका नेचर लिया है। तो हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन आती है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन हमारे पास आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अंदर हम दो प्रोसेसेस पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये थी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन कि क्या होती हैं। चार टाइप के हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चार हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाम से ही फाइंड आउट हो रहा है कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर कम होगा। तो इस टॉपिक से जो आज मैं करवा रही हूँ, कल वाला जो वीडियो है वो लिंक्ड है। तभी मैं कहती हूँ कि जब तक आप पिछली वीडियोस कवर नहीं करोगे तब तक आपको आगे वाले टॉपिक समझ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? अगर हमारे पास सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और उससे मिलके हमें क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने कोई भी प्योर सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट सिस्टम एक हमने लिया कि जिसके अंदर हमने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन। ठीक है,
अब हमने क्या किया, जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे, ठीक है। जब हमने इनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये इजीली वेपोराइज हो रहे हैं। यहाँ पे जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो हमारा है नॉन वोलेटाइल नेचर का, या वोलेटाइल भी हो तो भी चलेगा। तो जो हमारे सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स थे हमने उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हीट किया, तो जो सॉल्वेंट के अपर पार्टिकल थे वो क्या हो गए, वेपराइज। वोलेटाइल लिक्विड थे तो वो वेपराइज हो गए। अब इसका जो वेपर प्रेशर है, अब वेपराइज होने से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा, जितने ज़्यादा वेपराइज होंगे उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अब हमने क्या लिया कि इस सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो क्या होगा, जो ये वाली लेयर है ऊपर, इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, कुछ सोल्यूट के, ठीक है। कुछ मैंने डॉटेड दिखाए हैं, कुछ मैंने सर्कल से दिखाए हैं। तो क्या होगा, जो अपर वाली लेयर है उसमें सोल्यूट के भी पार्टिकल आ गए और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल आ गए। जो हमने सोल्यूट ऐड किया वो हमने लिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं, कल वीडियो में बताया था कि जो इजीली वेपराइज नहीं हो सकते, जिसकी वजह से जो जब हम इनको हीट करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये वेपराइज नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज। तो हमने क्या करना है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। ये तो क्या है हमारा लोवरिंग। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर, ठीक है। चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये कहाँ से निकालेंगे हम, वो देखो, हम मैथमेटिकली सपोज लेट कर लिया, जो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इनिशियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो हमने क्या मान लिया, P1 नॉट। जब भी हम किसी प्योर चीज़ की बात कर रहे हैं या इनिशियल प्रेशर तो नॉट लगाते हैं। फिर हम निकाल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, P1, क्योंकि ये तो हमने स्टैंडर्ड लिया था। P1 हमारा बाद में आया जो हमने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया, चेंज इन वेपर प्रेशर, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा P से, वो क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P1। अब आप सोच रहे होगे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, नहीं, ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट हमने लिया था उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, तो इसलिए हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला, तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ यहाँ से। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, जो हमने रोल्स लॉ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा प्रेशर होता है P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Chi1 के। यही पढ़ा था ना कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। अब अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ क्या आ जाएगा, P1 नॉट आया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो डेल्टा P जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi1, यही आ रहा है। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, P1 नॉट, तो अंदर बच गया 1 माइनस Chi1। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब 1 माइनस Chi1 मैंने वो रिलेशन आपको इसलिए बोला था याद करने को, Chi1 प्लस Chi2 इक्वल्स टू 1। अब हमें निकालना है क्या है, 1 माइनस Chi1, तो किसके इक्वल आ गया, Chi2 के। तो यहाँ पुट करो तो किसके इक्वल आ गया, P1 नॉट Chi2। यहाँ तक आ गया सबको समझ में कि ये वाला जो रिलेशन है वो याद रखना पड़ता है। इनिशियल प्रेशर हमने सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट हमने लिया था, यहाँ लिखो प्योर सॉल्वेंट, वो हमने मान लिया P1 नॉट है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हमने मान लिया P1 है। तो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा में से
कम वाला माइनस होगा तो ज़्यादा प्रेशर किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एज वी नो अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। एंड डायरेक्टली का साइन हटा के हमने क्या लगा दिया, कोई एक कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है, कोई हमने एक कांस्टेंट यूज़ कर दिया P1 नॉट। अब हमारा क्या है, ये जो वैल्यू है हमने ऊपर पुट कर दी, तो डेल्टा P की जो वैल्यू आई है वो हमने पुट कर दी ना यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये जो Chi1 वाली वैल्यू थी 1 माइनस Chi1 वो किसके इक्वल आ गया, P1 नॉट Chi2। अब जो हमारा हमें निकालना क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर तो आ गया हमारा। अब हमें निकालना क्या था, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, चेंज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर। अब हमने डेल्टा P की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली, तो क्या आई है वो P1 नॉट Chi2 और डिवाइड में क्या है P1 नॉट, P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, Chi2। मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, क्योंकि हमने जो Chi1 था वो सोल्यूट का लिया था और जो हमारा Chi2 था वो हमारे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन था। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आया, Chi2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये था हमारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होगे ना कि मैं न्यूमेरिकल पार्ट क्यों नहीं करवा रही, वो लास्ट में करवाएंगे। एक बार अगर आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो आसानी से आप उसको वो कर पाओगे, कैच। एलिवेशन इन देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, ठीक है। तो पढ़ने से पहले देखो, एलिवेशन होता है किसी चीज़ का इंक्रीमेंट करना, मतलब इंक्रीज इन अमाउंट, ठीक है। किसी चीज़ में इंक्रीज होना वो होता है हमारा एलिवेशन। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो हमारा वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जब कोई भी चीज़ हमारी बॉईल करती है, फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर लिया है, अगर हमने वाटर लिया सपोज करो, ठीक है, कब बॉईल करेगा, जब हम जो उसको प्रेशर दे रहे हैं उसका वेपर बनने के लिए वो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल आ जाए। सपोज करो हमने यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करी, इसमें वाटर है, जब ये वाला प्रेशर और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल होंगे तभी कोई चीज़ बॉईल होती है, पता है। अब देखो हमने क्या लिया, हमने लिया एक प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया प्योर सॉल्वेंट, और एक हमने क्या लिया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब कोई हमने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। लॉजिक समझाती हूँ, यहाँ से हमने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो इसका वेपर प्रेशर था और जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन एज वी हीट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने क्या किया इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, कोई पानी उबल रहा है, ठीक है, उसके अंदर मैं बाहर से और चीज़ ऐड करूँगी, कोई ठंडी है या कोई जैसी भी है, कोई और चीज़ ऐड करूँगी तो वो बॉयल थोड़ी देर बाद होगा, वो बॉयल होना बंद हो जाता है ना कोई भी चीज़,
तो जैसे ही मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, सोल्यूट ऐड करूँगी, तो जो इसका वेपर प्रेशर हम दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा, जो प्योर सॉल्वेंट हमने लिया था उसके अंदर तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर जो सोल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो जैसे ही हम उसको टेम्परेचर, हम बात किसकी कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की, तो अब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम निकाल सकें। समझ रहे हो इस पॉइंट को क्या कह रही हूँ? देखो एक बात, प्योर सॉल्वेंट हमने लिया था उसके अंदर वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर सॉल्यूट डाला वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करना है। अब उस चीज़ को लाने के लिए, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, तो क्या हो गया, जो हमने प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर लिया था, सपोज करो TB नॉट था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, इसका हमने टेम्परेचर TB लिया था, तो T जो B है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। समझ आया क्यों हो रही है, क्योंकि हमने वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाना था। अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं कि ऐसे होता है। देखो सपोज करो boiling temperature of प्योर सॉल्वेंट, हमने क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर डिनोट किया TB नॉट से, ठीक है। अब हमने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन का हमने मेजर किया TB से, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको, डेल्टा T से, ठीक है, डेल्टा TB, क्योंकि चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, तो क्या होगा TB माइनस TB नॉट। क्यों, क्योंकि हमने जो टेम्परेचर लिया था वो फर्स्ट का प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा, सेकंड का जो हमारा सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, लेकिन जो हमारा अकॉर्डिंग टू मोलैलिटी क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मोलल कंसंट्रेशन, क्या होता है, मोलल कंसंट्रेशन, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह हम क्या करेंगे, जो डायरेक्टली का साइन हटाएंगे उसकी जगह एलिवेशन कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, जो मोलैलिटी की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, ये होती है हमारी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट W1, ठीक है, इन kg है तो इनटू में 1000, ठीक है, kg में लिखना है तो इन 1000 हो गया, तो ये होगा W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू W1000। तो इसकी वैल्यू उठा के कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे, तो TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, ठीक है ना, TB जो था वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। अब हम इसका डायरेक्टली हटा के क्या लगा देंगे, KB, तो KB क्या है यहाँ, KB है हमारा एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया, ये चीज़ निकाल ली। अब उसके बाद देखो क्या होता है, तो TB जो आया वो आया KB इंटू M, ठीक है। अब TB जो है वो होगा KB इंटू, देखो M की वैल्यू पुट करनी है तो ये है W2 बाय W1 डिवाइडेड बाय
W1 सॉरी M1 है ये, इंटू में 1000, ठीक है, ये पुट कर दिया हमने। तो हमें क्या निकालना है, डिवाइड में 1000 है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टी बी की वैल्यू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M1, ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वेशन आ गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन, ठीक है। बस ये याद रखना कि जो टेम्परेचर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल कंसंट्रेशन के, वो फॉर्मूला पुट करो मोलालिटी का, ये आ जाएगा। उसके बाद जो हमने के भी लिया था एलिवेशन कांस्टेंट, वो उसकी जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये था हमारा। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सपोज करो यहाँ हमने लिया वेपर प्रेशर, यहाँ हमने लिया टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे ही अगर हमने सॉल्वेंट लिया था, प्योर सॉल्वेंट लिया था, उसका टेम्परेचर था हमने लो लिया, ठीक है, ये था हमारा टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही हमने सॉल्वेंट ऐड किया उसके अंदर, तो उसका जो ग्राफ आ रहा है ना, वो इस टाइप से आ रहा है। ये था सॉल्वेंट का, ये हमारा सॉल्यूशन का। तो जो हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट निकाला था, ये वाली जो चीज़ है वो है हमारी टी बी, डेल्टा टी बी, चेंजिंग फाइनल माइनस इनिशियल। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे जो है दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने आज डिस्कस कर ली। फर्स्ट इज़ रिलेटिव लॉविंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकेंड वन इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दो प्रॉपर्टीज़ रहेगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक टॉपिक और है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। वो आगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एक वीडियो में कंप्लीट होता है या दो वीडियो में कंप्लीट होता है, ठीक है। आज मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं करवाया क्योंकि जो नेक्स्ट वाले हैं अगर मैं स्टार्ट करती तो बहुत लेंथी हो जाता, आपको भी डिफ़िकल्टी होती। आई थिंक 2 लेक्चर्स और लगेंगे इसके अंदर, लेकिन कोशिश करूँगी कि एक में ही निपटा दूँ, ज़्यादा नहीं करने की बजाय, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।